नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर गाजीपुर से है, जहां विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम योगी का साप्ताहिक जन्मोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। वहीं कार्यक्रम का समापन समारोह जखनिया तहसील केंद्र के आदित्य मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति और प्रदेश मंत्री मुख्य वक्ता काशी संभाग प्रभारी ओम प्रकाश सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। ओम प्रकाश सिंह ने हिंदू समाज को एकजुट होकर हिंदुत्व पर हो रहे आक्रमण को जवाब देने पर बल दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम एक सन्यासी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंडल प्रभारी वाराणसी दिनेश चंद्र पांडे, जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, जिला महामंत्री विपिन श्रीवास्तव समेत जनपद के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता 51 दीप जला करके उनके 91वें ज्योतिर्मय जीवन की कामना करता है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का कहना है कि मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे एक हाथ में माला है तो दूसरे में भाला, अर्थात राष्ट्र धर्म की रक्षा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हिंदुत्व व विकास के महानायक योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जन्मोत्सव विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हिंदू स्वाभिमान सप्ताह के रूप में मना रहा है। अगली खबर असम से है, जहां डिब्रूगढ़ में दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1971 के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहे। आपको बता दें कि अधिनियम 1971 के तहत सप्ताह में एक दिन यानी रविवार दुकानें बंद रखने के सख्त निर्देश हैं और सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर भारी जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान भी निश्चित किए गए हैं। आपको बता दें कि विगत 2 सालों से महामारी के कारण भारी नुकसान का सामना कर रहे व्यापार जगत के लिए सरकार का ये फरमान और जुर्माने का प्रावधान जले पर नमक छिड़कने जैसा है। चूंकि समस्त व्यापारिक खंड पिछले बीते साल में महामारी के कारण भयंकर नुकसान के दौर से गुजरे हैं। ऐसी स्थिति में व्यवसायी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में सरकार छूट जरूर देगी, लेकिन सरकार के वर्तमान निर्देश से व्यापार जगत में निराशा और हताशा के बादल छा गए हैं। देखिए, वीकली ऑफ होना चाहिए, हम लोग सब भी उसके सपोर्ट में हैं और कोरोना से पहले हम लोग वीकली ऑफ करते भी थे। हर सप्ताह संडे बंद रहता था मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली। ये शॉपिंग मॉल्स खुला रहता है, उसका एक अलग लॉ है, उसके लिए एक अलग कानून है। पर लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला साल हम लोग को रिहाई देना चाहिए था और ये साल हम लोग को छूट देना चाहिए था कि आप पूरा खोल सकते हो, काम कर सकते हो। जो आपका कोरोना में नुकसान हुआ है उसको आप भरपाई करो। भले आने वाले साल से आप वापस वो लागू कर दो, पर इस साल मेरे हिसाब से रिहाई देना चाहिए था। यही हमारे व्यापारी लोगों का मत है। देखो, तो बंद होना चाहिए क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पिछले कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण व्यापार जगत को काफ़ी नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं हम इन संडे को जरिए अपनी जो क्षति हुई थी उसकी भरपाई कर रहे थे और हमें थोड़ी बहुत राहत मिल रही थी। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारे बारे में थोड़ा सोचें। ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन है, ये हम लोग नहीं लिया है। ऊपर से जो नोटिफिकेशन हुआ है 2016 जुलाई में, वो हिसाब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिसाब से हो रहा है। गवर्नमेंट अभी नए नए पॉलिसी लेके आ रही है, उसके बाद क्या होगा आप देखते रहिए। भरपाई का बात दूसरा है, कानून का बात दूसरा है। कानून तो आगे से लागू है। कोरोना काल में थोड़ा इधर उधर हुआ था, कहीं लॉकडाउन हुआ, कहीं एक पार्ट दुकान खुला था, कहीं दूसरा पार्ट बंद था। अभी वैसा चल रहा था, लेकिन अभी तो नॉर्मल आ गया और ये कानून तो सारा इंडिया में लागू है, असम में लागू है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ 10 जून को कुवैत के फहाहील इलाके में प्रदर्शन करने वाले भारतीयों समेत सभी अप्रवासी एशियाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनको उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा।
फहाहील इलाके में जमा होकर ये लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तभी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया। इन सभी को ट्रकों में भरकर ले जाया गया। वहां के कानून के उल्लंघन के आरोप में इन सभी प्रवासियों के वीजा रद्द कर दिए गए और निर्वासन केंद्र भेजा गया है। अब इन सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन लोगों को प्रदर्शन के लिए किसने उकसाया था। बता दें कि निर्वासन केंद्र भेजे गए भारतीयों समेत सभी एशियाइयों के नाम अब कुवैत में प्रतिबंध लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। ये सभी दोबारा कुवैत प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार अरब देशों में धरने प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लागू है। किसी भी तरह के प्रदर्शनों को नियमों और कानूनों का उल्लंघन माना जाता है और इसमें शामिल लोगों को उनके देश भेज दिया जाता है। गौरतलब है कि कुवैत में प्रदर्शन करने वाले प्रवासियों में भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान थे। इस साल की शुरुआत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया गया था कि स्वास्थ्य कारणों के चलते पार्टी संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मोहाली में एक निजी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। शिरोमणि अकाली दल की ओर से ट्वीट करके बताया गया था कि गैस्ट्रिक और ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत के कारण पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनकी हालत सामान्य है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी महीने 6 जून को 94 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल को पेट संबंधी तकलीफ होने पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत में तेजी से सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से अगले ही दिन छुट्टी मिल गई थी। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोमवार को ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने पिछले दिनों उन्हें नोटिस जारी किया था। पूछताछ के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। पुलिस ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया है। उधर कांग्रेस नेताओं ने राजधानी दिल्ली की सड़कों पर राहुल झुकेगा नहीं के पोस्टर लगाए हैं। बता दें कि ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 8 जून को पूछताछ के लिए समन किया गया था, लेकिन 1 जून को वे कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। इसी वजह से वे पेश नहीं हो पाई थी। वहीं रविवार को कोरोना के चलते सोनिया की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि देश में ईडी के 25 दफ्तरों के बाहर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। सभी राज्यों में प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी ईडी के दफ्तर से बाहर नहीं आ जाते। इसको लेकर कांग्रेस ने सभी राज्यों में तैयारी कर ली है। पिछले दिनों राज्य प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग में ये फैसला हुआ था। बिहार के वैशाली जिले में रविवार को जहरीला प्रसाद खाने से 150 से अधिक लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। इनमें से कुछ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो कुछ का इलाज घर पर ही चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। मामला वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के विष्णुपुर गोविंद का है। यहाँ एक शादी समारोह के मौके पर पूजा कराई गई थी। पूजा समाप्त होने के बाद गांव के लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद खाने के बाद से ही लोग एक एक कर बीमार होने लगे। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और कैंप लगाकर फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए लोगों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। 90% लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। सुबह से ही लोगों का इलाज किया जा रहा है। असम में हुए कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के चुनाव का रिजल्ट रविवार के दिन घोषित किया गया। इस चुनाव में बीजेपी की भारी जीत देखने को मिली है। केएएसी चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस अपना खाता भी खोलने में नाकाम रही। केएएसी चुनाव के परिणाम में बीजेपी की भारी जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की भारतीय जनता पार्टी की सराहना की और केएएसी चुनाव के रिजल्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि असम के लोग पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने असम के लोगों को शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि
कार्बी उंगलोंग के चुनाव परिणाम ऐतिहासिक हैं। मैं लोगों को लगातार बीजेपी पर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और लोगों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि हम असम के विकास में लगातार काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने असम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं। इसी जीत के लिए उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं। बता दें कि इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विश्वास के विजन की बड़ी जीत बताया था। अपने किए गए ट्वीट में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया, लगातार दूसरी बार KAAC चुनाव में असम बीजेपी के ऐतिहासिक जनादेश मिला है, जिसके लिए कार्बी उंगलोंग के लोगों को मैं नमन करता हूं। इसके अलावा असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी कार्बी उंगलोंग के चुनाव के परिणाम आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। बता दें कि 8 जून को असम की कार्बी उंगलोंग स्वायत्त परिषद की 26 सीटों पर चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 26 सीटों पर अपना नाम दर्ज किया। परिषद चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं लगी है। यूपी में बीते शुक्रवार को प्रयागराज में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल के बुलडोजर से सजा दी जा रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रियाएं हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति ना हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न संविधान। बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को हुई हिंसा मामले में एक और आरोपी अटाला बड़ी मस्जिद का पेश इमाम अली अहमद को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक बाहर भागने की कोशिश करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है। पेश इमाम अली अहमद घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि अली अहमद 10 बड़े साजिशकर्ताओं में शामिल था। गिरफ्तार अली अहमद अटाला इलाके की उसी बड़ी मस्जिद का पेश इमाम था जिसके पास आसपास की सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। प्रयागराज हिंसा मामले में अब तक 92 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मस्जिद के पेश इमाम अली अहमद की गिरफ्तारी के बाद अटाला में पुलिस गश्त और बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य में हुई हिंसा के बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधा और मांग की है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की जाए। बीएसपी की सुप्रीमो ने आरोप लगाया है कि निर्दोषों के घर ढहा दिए जा रहे हैं। बसपा नेता ने सोमवार को कहा, यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस और अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने, भय और आतंक का जो माहौल बना रही है, ये अनुचित और अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले, मायावती ने कहा, जबकि समस्या की मूल जड़ नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल है, जिनके कारण देश का मान सम्मान प्रभावित हुआ है और हिंसा भड़की। उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करके सरकार द्वारा कानून के राज का उपहास क्यों? दोनों आरोपियों को अभी तक जेल नहीं भेजना घोर पक्षपात और दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्काल गिरफ्तारी जरूर हो। पूर्व सीएम ने कहा, सरकार द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर आपाधापी में किए जा रहे बुलडोजर विध्वंस कार्रवाइयों में न केवल बेगुनाह परिवार पिस रहे हैं, बल्कि निर्दोषों के घर भी ढहा दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीएम आवास योजना के ध्वस्त मकान पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी ज्यादती क्यों? बता दें, यूपी में कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर में शुक्रवार को हुई हिंसा के आरोपियों के घर गिराए गए। प्रशासन ने कहा है कि ये मकान अवैध थे। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट आई। रुपया पहली बार $1 के मुकाबले 78 रुपए के नीचे जा लुढ़का है। बता दें कि रुपया 34 पैसे गिरकर 78.18 रुपए पर जा फिसला है। दरअसल विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़ों के बढ़कर आने के चलते $1 के मुकाबले रुपए में इतनी बड़ी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में
तेजी और शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते रुपए में ये गिरावट देखी जा रही है। खास तौर से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के बाद से रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। विदेशी निवेशकों द्वारा वैश्विक अस्थिरता के चलते अपने निवेश को वापस निकालने के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए अब तक के अपने ऐतिहासिक निचले स्तर 78.26 रुपए पर जा गिरा है। आपको बता दें कि 23 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू होने से पहले रुपया डॉलर के मुकाबले 74.62 रुपए पर था, जो गिरकर 10 जून 2022 को 77.82 रुपए पर आ चुका है। रुपया में गिरावट को थामने के लिए आरबीआई नई कदम उठा रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।